रात के लगभग 3 बज रहे थे। चारों तरफ एकदम सुन्न सन्नाटा फैला था, इतना कि मानो चंद्रमा भी डर के काले बादलों की ओट में छिप रहा हो। उसी बीच कांटेदार जंगल से घिरी सड़क पर एक आदमी किसी ज़ॉम्बी की तरह बदहवास हो चला जा रहा था। उसे ना तो इस रात के घनघोर अंधेरे से डर लग रहा था और ना ही जंगल से आने वाले भेड़ियों की आवाज से कोई फर्क पड़ रहा था। तभी उस सड़क पर पुलिस की गश्त करती हुई एक गाड़ी आई, जिसकी नजर उस आदमी पर गई और उन्होंने गाड़ी स्लो कर दी। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, मैं पीसीआर 22 से सामंत बोल रहा हूँ। इधर खंडर के पीछे वाले रास्ते में एक आदमी खूनम खून होकर चला जा रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, इधर मुझे बैकअप चाहिए जल्दी, तब तक मैं हालात का जायजा लेता हूँ। सामंत ने आदमी से कुछ दूर पीछे ही अपनी गाड़ी रोक ली थी और फिर गाड़ी से उतर उसकी तरफ रिवॉल्वर तानते हुए आगे बढ़ा। ए रुक, हाथ उठा और पीछे घूम, बिना किसी होशियारी के, वरना यही ठोक दूंगा। सामंत के कहने पर वो आदमी रुक तो गया, पर ना तो उसने अपने हाथ उठाए और ना ही पीछे मुड़कर देखा। इसलिए सामंत अपनी रिवॉल्वर को और मजबूती से तानते हुए उसके करीब जा पहुंचा। अबे साले, तुझे समझ में नहीं आता क्या? बोला ना हाथ उठा और पीछे घूम, अब घूमता है कि ठोक डालूं? सामंत की बात सुनते ही वो आदमी चीखते हुए पीछे मुड़ा। तभी हड़बड़ाहट में सामंत ने अपने रिवॉल्वर के बेस से उस आदमी के सिर पर दे मारा, जिससे वो आदमी वहीं गिर पड़ा। उसकी पलकें ऐसे खुलने और बंद होने लगती है जैसे कि वो अपना होश खो रहा हो। उसका चेहरा बुरी तरह खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू था। सामंत सबसे पहले रुमाल की मदद से उस आदमी के हाथ से चाकू ले लेता है और फिर उसके दोनों हाथों को हथकड़ी में बांध देता है। वो आदमी बेहोश हो चुका था। तभी वहां पुलिस की एक और गाड़ी एम्बुलेंस के साथ आई और उसे उठाकर पास के हॉस्पिटल में ले गई। हॉस्पिटल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। मुश्किल के कुछ ही गिने चुने लोग वहां पर भर्ती थे और उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग भी। पर जैसे ही उन्होंने हथकड़ी से बंधे उस आदमी को ले जाते हुए देखा तो अस्पताल में भगदड़ मच गई और लोग आपस में बातें बनाने लगे। अरे उसे देखो ना, कैसे बांध कर ला रहे हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा मुजरिम होगा। मुझे तो कोई राक्षस लग रहा है, खून से सरोबार। रास्ते से हट जाइए आप लोग। लोगों को रास्ते से हटाता हुआ सामंत उसे डॉक्टर के पास इमरजेंसी वार्ड में ले गया, जहां उस आदमी को देख डॉक्टर भी हैरान हो गए। इसके हाथ खोलो। डॉक्टर, हमें नहीं पता कि ये है कौन, बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। आपको इसका इलाज ऐसे ही करना होगा। मिस्टर सामंत, ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है, ये मेरा हॉस्पिटल है और मैं इसका इलाज तभी कर पाऊंगा जब इसके हाथ खुलेंगे। डॉक्टर की जिद पर सामंत उस आदमी के हाथ खोल देता है और उसके बारे में तफ्तीश करने के लिए 2 कांस्टेबल को वहीं छोड़कर खुद निकल पड़ता है। सामंत के जाते ही डॉक्टर अपने इलाज में लग जाते हैं। पूरे शरीर में खून साफ करने के बाद डॉक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि उसके शरीर पर कहीं भी खरोच के निशान नहीं थे। मतलब कि उसके शरीर पर किसी और का खून था। उसे देखकर डॉक्टर को हैरानी होने लगी कि आखिर ये कैसा दरिंदा है, कैसा कातिल है जो बिना एक भी खरोच खाए सामने वाले के खून से सरोबार हो गया। डॉक्टर वही रूम के कोने में लगे बेसिन में हाथ धोने लगा। लगता है कोई शातिर खूनी है, और भला मैं क्या इलाज करूं इसका, जब इसे कुछ हुआ ही नहीं। होश में आते ही पुलिस को सौंप दूंगा, बात खत्म। अरे अरे, ये लाइट को क्या हुआ? फ्रेडी, जनरेटर चलाओ। डॉक्टर इतना कहते हुए पीछे घूमा ही था कि एक झटके में लाइट आई और उसके सामने वही इंसान खड़ा था और उसके हाथ में था ऑपरेशन करने वाला ब्लेड। डॉक्टर की नजर उस स्कैल्पल को देखकर उठी ही थी कि उसने डॉक्टर के गले पर उसे घुमा दिया और एक बार फिर से उसका चेहरा खून से रंग गया और फिर उसने एक तेज चीख भरी
जिससे पूरा अस्पताल गूंज गया। बाहर खड़े कांस्टेबल की तो चीख सुनकर हालत ही खराब हो गई थी। फिर उनमें से एक डरता हुआ अंदर की तरफ गया, पर चरमराती लाइट के बीच उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस सोहन क्यों मौत के मुंह में जा रहा है? वापस आ जा, दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अबे साले, डरता क्यों है? पुलिस है हम, अगर हम ही डर जाएंगे तो बाकी के लोगों का क्या होगा? अबे मामूली हवलदार हैं हम, अभी भी कह रहा हूँ, तो वापस आ जा। सामंत सर सब आकर देख लेंगे। डर मत, राइफल है मेरे पास। सोहन ने राइफल उठाई ही थी कि वो इंसान किसी भेड़िए की तरह उस पर पीछे से झपटा और अपने दोनों हाथों से उसके गले को फाड़ने लगा। सोहन के हाथ से राइफल छूट गई और वो अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर दूसरा हवलदार समझ गया कि सोहन अब नहीं बच पाएगा, इसलिए वो दरवाजे को बंद कर देता है। कमरे से सोहन के निकलने वाली चीख को सुन काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाए। कुछ ही देर में वहां सामंत भी आ गया। उसने देखा कि कोई खिड़की से उस दरिंदे से बात कर रहा है। विक्रम सर, मैं मजबूर था। उस हादसे के बाद मैंने डिपार्टमेंट भी छोड़ दिया, फिर भी उन लोगों ने हत्या का बोझ मेरे सीने में उतार दिया। यह अकेले मेरा हाल नहीं है तेजस, मेरे जैसे कितने लोग उस दिन बचे थे। अब वो सब कहीं ना कहीं तबाही मचा रहे होंगे। अगर तुम लोगों ने उन्हें जंगल से नहीं भगाया होता तो आज ये नहीं होता। ए, कौन है तू और क्या लगता है तेरा ये खूनी? और साले कौन सी गैंग है तेरी जो इतनी तबाही मचा रही है? पता नहीं तो सबको यहीं तोड़ता हूं मैं। ये बोलना, बोलता क्यों नहीं? साले 2 मर्डर करके हीरो बनता है और तू बता क्या बात चल रही थी? सामंत की बात सुनते ही विक्रम चांद की रोशनी से तुरंत भेड़िए में बदल गया और कमरे के अंदर तबाही मचाने लगा। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। सामंत को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। वो पीछे हटते हुए किसी को फोन करने लगा, पर तेजस अभी भी खिड़की से विक्रम को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी सामंत ने तेजस को कॉलर से पकड़ते हुए दूसरी तरफ खींच लिया। ओए, क्या चल रहा है ये सब? जल्दी बता वरना जान से मार दूंगा। तमीज से इंस्पेक्टर, सीबीआई रिजॉइन किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए मुझे। बस एक कॉल और तेरी वर्दी उतर जाएगी। और ये सब जो हो रहा है उसकी साजिश आज से कई साल पहले जंगल में हुई थी। तेजस सामंत को करीब 4 साल पहले की कहानी सुनाता है। उस जंगल की जहां शहर के रहन सहन से दूर एक कबीले वाले रहते थे, जहां की जमीन के ऊपर कई बिजनेसमैन की नजरें थी, क्योंकि उसके नीचे अरबों खरबों के मिनरल्स दबे हैं। इसलिए वो उस जगह को किसी भी कीमत पर खाली करवाना चाहते थे। पर उन्हें पता नहीं था कि वो कबीले वाले कोई आम कबीले वाले नहीं, बल्कि इच्छाधारी भेड़ियों का बसेरा था। विक्रम भी उन्हीं के काटने से भेड़िया बना, लेकिन वो उनका बुरा नहीं चाहता था, वो तो उन्हें बचाना चाहता था। फिर एक दिन किसी बड़े आदमी के कहने पर पूरे कबीले के ऊपर ओपन फायर करवा दिया गया। कई मरे और कई भाग गए। तब से उस जगह पर उन बिजनेसमैन का कब्जा है और उसी कबीले में उनके कुल देवता की प्रतिमा भी है, जिनके आशीर्वाद से ही ये भेड़िया से इंसान बने और केवल पूर्णिमा के दिन ही भेड़ियों में बदलते थे। पर बदले में उन्हें हर पूर्णमासी को कुल देवता की साधना करनी होती थी, जो अब नहीं हो पा रही है। इसलिए ये अब सिर्फ पूर्णमासी ही नहीं, बल्कि हर दिन भेड़ियों में बदल जाते हैं और तबाही मचाते हैं। समझे इंस्पेक्टर? और सब लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर ये बाहर आ गया ना तो सबको खत्म कर देगा। तेजस की बात सुनते ही सब लोग डर के मारे भागने लगे। खुद तेजस भी, सामंत भी वहां से भागने को हुआ ही था कि तभी किसी भागते हुए इंसान से उसकी टक्कर हुई, जिससे वो वहीं गिर गया। उसने उठने की कोशिश भी की, लेकिन उठ नहीं पाया। उधर विक्रम भेड़िया बन पूरी ताकत से खिड़की के सरिये तोड़ने लगा।
और फिर देखते ही देखते सारे सरिये तोड़कर वो खिड़की से बाहर आ गया और अपनी छाती पीटते हुए चिंघाड़ने लगा और धीमे कदमों के साथ साथ आंखों में गुस्सा लिए वो सामंत की तरफ बढ़ चला। सामंत उठ तो नहीं पाया था, पर खुद को घसीटता हुआ पीछे खिसकाने जरूर लगा। एक ही पल में विक्रम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सामने सामंत किसी बच्चे की तरह दिख रहा था, जिसके चेहरे पर मौत का खौफ था। विक्रम ने अपने हाथ को उठाया और सामंत को टांग से पकड़ते हुए उल्टा लटका दिया और दूसरे हाथ से वो उसे फाड़ने ही वाला था कि तभी विक्रम को तेज झटका लगता है और सामंत उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और अगले ही पल दो लोगों ने उसे खींचकर अलग कर दिया और अलग करते ही उसे बिजली के झटके देने लगे और तब तक देते रहे जब तक जमीन पर गिर वो वापस से इंसान नहीं बन गया। इंसान के रूप में आते ही विक्रम बेहोश हो गया और लोग उसे जंजीर से बांधकर डॉक्टर के पास ले गए, जहां बिस्तर पर वो कई दिनों तक बेहोश रहा। फिर एक रात जब उसकी आंख खुली तो उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और जब सब कुछ साफ हुआ तो उसके सामने एक नर्स थी। सर, पूरे 5 दिन के बाद आज आपने पूर्णमासी के दिन आँख खोली है। लगता है आपका जन्म ही भेड़िए को खत्म करने के लिए हुआ है। पाँव पर पट्टी देखकर डरो मत, जख्म गहरा है लेकिन जल्दी भर जाएगा। नर्स के इतना कहते ही लाइट कट हो गई। अरे ये क्या हुआ? आप यहीं रहो, मैं देखती हूँ।